सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आया हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची, जिसे हम वन उत्पादन संस्थान रांची भी कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग का 4 दिन का शैक्षणिक भ्रमण हुआ है और अभी हम लोग आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। जैसे आज हम बांस की जानकारी देंगे, फिर विभिन्न प्रकार के प्रजातियों जो यहाँ पर उपलब्ध है, मैंग्रोव से लाया गया है, सुंदरवन से लाया गया है, वैसे से पौधों को मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। और कुसुम, लेकिन तीनों ट्री स्पेसीज है और जिसमें एक बड़ा होने में 5 साल से लेकर 15-20 साल तक लगेगा, जब तक कि हम उसको हार्वेस्टिंग लायक तैयार करें। इसमें सबसे टाइम लगता है कुसुम का, उसके थोड़ा सा पहले होगा पलास और सबसे पहले होगा बेर। बेर आपका 3-4 साल में आपको इनोकुलेशन मतलब कि इंसेक्ट बांधने लायक हो जाता है। लेकिन उससे अलग इसको देखिएगा, इस पौधा को देखिएगा, फील्ड में अगर दिखाने का मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। हाँ यस, ये है फ्लेमेंजिया सामिया लता और फ्लेमेंजिया माइक्रोफाइला। 2 वैरायटी होता है जिसकी पत्ती और सीड को देख के अंतर पता करते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है कि वो तीनों जो पेड़ का नाम हम बताएं। अच्छा कहाँ गया पांडे? नहीं है। अच्छा पलास और कुसुम, ठीक है। साइंटिफिक नेम चाहिए तो बता देंगे, टाइम लगेगा तो काहे कि हमको तो जुबान पर याद है। तो लेकिन वो ट्री स्पेसीज है और ये श्रब, क्योंकि ये 6 महीना में तैयार हो जाएगा और 6 महीना में आपको एग्रीकल्चर फील्ड में इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। जो भी फार्मर्स लोग आज ट्री स्पेसीज में ले रहा है, बहुत कम ही उसके पास अपना लैंड है। वो क्या करता है, फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया में या अपने गांव में जो पेड़ रहता है उस पर ये करता है। और ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पेड़ है। कुसुम की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन जो बहुत विशाल पेड़ है उसमें 15-20 kg लगता है, लेकिन जो छोटा पेड़ है वो उसमें 2-4 kg में ही, और उससे लगभग 4 गुना 5 गुना उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि सबसे पहले हम वृक्ष है, तो वृक्ष में हम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, उसको समय पर हम प्रूनिंग करते हैं, छटाई करते हैं। जब नया ब्रांचेज उसमें आता है उसमें हम इनोकुलेशन करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कीड़ा छोड़ते हैं डंठी के साथ बांध के, जो यहाँ दिखाया गया, ठीक है। इसको ये कहलाता है इनोकुलेशन। क्या? ये लाह बीज कहलाता है। तो पेड़ को जब हम समय पर छटाई करते हैं, उसमें नई तना निकलता है, तब हम इसको बांधते हैं, उसके ब्रांच के हिसाब से बांधते हैं। और पहले ये प्रक्रिया ना बिना नेट बांधे हुआ करती थी, इसमें भी देखिए नेट नहीं बांध रही है। तो क्या हुआ कि ये जो लाह लगा हुआ है, इसमें कीड़ा निकलने के बाद तो लाह नीचे गिर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। तो अभी नया साइंटिफिक टेक्निक है कि हम उसमें मेस लगाते हैं, जाली, ताकि कीड़ा क्रॉल करके निकल जाए। और आपसे एक प्रश्न है जो हम चाहेंगे कि सबको मालूम होगा, लाह का कीड़ा, ठीक है, और तसर का कीड़ा में बेसिक डिफरेंस क्या है फीडिंग के हिसाब से? बताइए, कोशिश कीजिए ना, गलत कीजिएगा तो ही फिर आपको लाइफ भर याद रहेगा, ठीक है। हम बताते हैं, तसर का जो इंसेक्ट होता है, तसर और सिल्क का, वो पत्ती को खाता है, ठीक है। उसका इंसेक्ट इतना बड़ा बड़ा होता है। और इसका कीड़ा ऐसा होता है कि नेकेड आई से बहुत मैंने ध्यान से देखने से दिखेगा, और ये पत्ती या तना नहीं खाता है, ये क्या करता है, सक करता है, रस को चूसता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आए फिर, चूंकि हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट है कि कीड़ा मकोड़ा, चूंकि बरसात का 600 महीना का सर्किल होता है, तो उसमें बहुत तरह का बीमारी भी लगता है, खासकर फंगस होता है, तो हम स्प्रे करते हैं ताकि उसमें फाइनली देखिए लाह बन के तैयार है। लाह बन के जब तैयार हो जाता है तो इसको हम लोग मैनुअली भी या क्रशिंग करके इसको ये करते हैं, और उसके बाद उसको तरह तरह से अपना ये करते हैं। देखिए ये सबसे पुराना मेथड है जिसको हम लोग बटन लैग करते हैं, बनता है, और लगभग लाह से 1500 से ज्यादा आइटम बनता है। कुछ आइटम यहाँ पर आप अलग अलग स्टेज का लाह का आइटम आप देख सकते हैं, जैसे कि सब लिखा हुआ है कि क्या है, और इसका कॉमर्शियल वैल्यू ज्यादा है। देखिए सजावट के तौर पर जो बैंगल्स या खासकर जो गोल्डन हम लोग का बैंगल्स रहता है, जो लेडीज लोग पहनती है, वो अगर होलो है तो उसके अंदर भी हम लोग फीड करते हैं ताकि वो सॉलिड हो जाए। चलिए इधर आ जाइए आप कुमार, जिन्होंने डायरेक्टर साहब ने अभी बोला ना कि हम लोग के यहाँ क्लोन का भी बहुत सारा, एक क्लोन हम लोग के साइंटिस्ट डॉक्टर आदित्य कुमार डेवलप किए हैं। ये क्या है, ये पॉपुलर का क्लोन है। ये 5 क्लोन है, जैसे कि नाम आप पढ़ लीजिए, सबका अपना नाम है। ये हम लोग के यहाँ पर बिहार में डेवलप किया हुआ है, और इसी क्लोन का डिमांड
बिहार में चूंकि इसमें वाटर ज़्यादा ज़रूरत होती है, थोड़ा नमी की आवश्यकता होती है, तो बिहार में थोड़ा सा सॉइल भी फर्टाइल है और मॉइस्चर भी वहाँ पर आराम से मिल जाता है। तो ये कारण है कि यहाँ पर एक जो वैरायटी डेवलप हुआ है जिसका कॉमन नाम है यहाँ पर क्षितिज, रोहिणी, खुशी ऐसे करके, तो ये आपका पॉपुलर का नया है। एक ही तरह 3 वैरायटी है। सबसे पहला नीम आज़ादी रक्टा इंडिका, दूसरा ये बकैन मेलिया आज़ादी रक्टा, और तीसरा जो है मेलिया डुबिया। दूर से देखने से एक ही जैसा लगता है, लेकिन हम फील्ड में चलेंगे तो आपको डिफरेंसेस बताएंगे कि क्या है। हम तो आंख मूंद कर भी पहचान लेंगे। पत्ती क्या है नीम का, पत्ती आप ऐसे फोल्ड कीजिएगा तो टूट जाएगा, लेकिन बकैन, हाँ नीम का, लेकिन बकैन है मेलिया डुबिया का नहीं टूटेगा। उसका जो मार्जिन होता है, जो डेंटेड होता है, उसका भी डिजाइन होता है। बार्क देखिएगा तो मेलिया डुबिया का क्लियर बोल जाएगा थोड़ा लंबा तक, बकैन का फोर्किंग हो जाता है, ब्रांचेज हो जाता है। नीम का अपना अलग शेप है। मेलिया डुबिया का बीज इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा तक होता है, लेकिन नीम का हमेशा स्टैंडर्ड इतना ही रहेगा। तो ये सब कुछ हमारे माइनिंग के आसपास जो मेरा इंडिजिनियस स्पीसीज है, अगर हमसे पूछा जाए तो ट्री हर्ब और श्रब में अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो कम से कम 800 से 1200 स्पीसीज है, ठीक है। लेकिन कॉमन अगर हम बात करें तो ट्री स्पीसीज 200-250 है, बाकी सब हर्ब और श्रब है। तो अगर उसका 50-50% भी अगर हम लोग माइनिंग एरिया में प्लांटेशन करें तो बहुत हद तक इंडिजिनियस स्पीसीज आ सकता है। ये बीज से या कटिंग से लग जा रहा है तो फिर हम लोग कॉस्टली क्यों जाएंगे। साधारण भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरा कम कीमत में कोई काम आसानी से पौधा, हम लोग का क्या है, ग्रीनरी बढ़ाना, डेवलप करना, अगर आराम से बीज के द्वारा हो जा रहा तो हम टिश्यू कल्चर में क्यों जाएंगे। टिश्यू कल्चर में हम वहाँ जाते हैं जिसका बीज आसानी से नहीं मिलता है या जर्मिनेशन जिसका बहुत कम है, ठीक है। कुछ 2-4 चीज़ हम यूनिक रखें, दिखाएंगे, देखते हैं आप लोग उसको पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ पर लगभग 50 वैरायटी का बांस है जो हमारे कैंपस में फल फूल रहा है, और हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करके खासकर स्टेट फॉरेस्ट को, अभी साहेबगंज को कभी लगभग हम लोग 50,000 लगभग पौधा दिए हैं, ठीक है। और कितना हो सकता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री का नाम आजकल सब कोई सुन रहा है, आखिर एग्रो फॉरेस्ट्री का जरूरत क्यों पड़ा। एक ही बात में आप जीवन भर याद रखिएगा, हम फ्लैट में रहते हैं, इसमें से आप लोग में से कोई फ्लैट में रहते होंगे, आखिर फ्लैट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, जमीन कम हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, और सारा सुख सुविधा हमको उसी अगर फ्लैट में मिल रहा है तो मेरे कहने का मतलब मेरे पास लैंड सीमित है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हमको प्रोडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी। हमको उसी लैंड में से ऐसा मैनेजमेंट करना होगा ताकि प्रोडक्टिविटी हो और कोई भी मंथ फैलो नहीं जाए, खाली नहीं जाए, ऐसा व्यवस्था करना होगा, और हमको अर्निंग भी उससे आते जाए। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एग्रो और फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, इसका बहुत सा स्टेप होता है। अब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का मतलब ये नहीं कि केवल पेड़ पौधे की बात हो, एग्रीकल्चर में सारा एनिमल का भी जितना भी है, पोल्ट्री है, गौट्री है, जो भी हो, पिगरी है, जो भी आएगा, चाहे फिशरी है, सब आता है। तो हम लोग ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि एग्रीकल्चर भी करते हैं, फॉरेस्ट्री का स्पेसीज भी हम बैंड में लगाते हैं या इन बिटवीन लगाते हैं, हम पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, और तरह तरह का। और आज हम जो एग्रोनेट या एग्रोनेट शेड या जो भी हम आर्टिफिशियल इसमें करके जो हम कॉस्टली आइटम को प्रोडक्ट करते हैं ताकि हमको अच्छा से मिल सके। प्लांटेशन में हम एग्रो फॉरेस्ट्री का प्लांटेशन में हम उसी स्पेसीज को चुनते हैं जो फास्ट ग्रोइंग हो और जिसमें ब्रांचिंग कम हो, और गर्मी के दिनों में पतझड़ के मौसम में सारा पत्ता उसका झड़ जाए ताकि फील्ड में सनलाइट आने का, तो उसका स्पेसीज सेलेक्टेड है कि हाँ भाई इस स्पेसीज को हम लगाएंगे तो मेरा एग्रीकल्चर फील्ड में भी नुकसान नहीं होगा और उससे जो मेरा आमदनी होगा वो तो होगा। एक चीज़ है जिसके बारे में अभी हम बोल रहे थे कि हम लोग का संस्थान इसमें अभी ज़्यादा व्यस्त है, और हम लोग का संस्थान इसमें इतना ज़्यादा व्यस्त है कि हम लोग को अरबों रुपया, करोड़ों रुपया देने के लिए सरकार माने कि कोई भी कंपनी तैयार है, लेकिन हम लोग के पास उतना मैन पावर नहीं कि हम लोग हर किसी का ऑफ़र को हम लोग एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि किसी भी माइनिंग एरिया में जो भी ऑफ़र दे के आते हैं कि सर ले लीजिए, तो पैसा लेने के बाद जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। तो हम लोग डायरेक्टर का यही कहना है कि हम लोग उतना ही ऑफ़र लेते हैं जितना कि हम लोग के पास मैन पावर की आवश्यकता है। ये जो दिखाया गया है ये माइनिंग एरिया है, ठीक है। माइनिंग एरिया झारखंड में कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, स्टोन माइनिंग, बॉक्साइट माइनिंग, कॉपर माइनिंग, यूरेनियम माइनिंग, हमारे झारखंड बहुत रिच है, और इतना ज़्यादा रिच है कि पूरे इंडिया का लगभग
42% कोल करता है और बाकी अलग अलग है, हर चीज़ में ये है। यहाँ तक कि यूरेनियम भी बहुत कम ही जगह मिलता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और संजोग से हमको यूरेनियम छोड़ के सारा माइंस घुमा हुआ है और मौका मिला है उसमें कुछ काम करने का या करवाने का। इसमें ये दिखाया गया है कि जो माइनिंग होता है तो ये कहलाता है, जो माइनिंग अगर हम देखें तो माइनिंग आपको सरफेस से ही शुरू नहीं होता है, कुछ ऊपर में एक मिट्टी रहती है जो उसके हिसाब से उसके लिए फालतू है, जिसको हम लोग ओवरबर्डन एरिया कहते हैं। ओवरबर्डन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोल के ऊपर का जो मिट्टी निकाल रहे हैं तो कोल ओवरबर्डन एरिया हो गया, कॉपर के ऊपर का तो कॉपर ओवरबर्डन एरिया हो गया, स्टोन के ऊपर हो गया तो स्टोन ओवरबर्डन एरिया। और उसको डंप करने का तरीका होता है, क्योंकि ज़्यादातर जगह में आपका सरफेस सॉइल मिट्टी ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पे डायरेक्ट स्टोन होता है या रॉक होता है। तो मेरा अपना पहला जो आउटसोर्सिंग या एक अच्छे माइनर्स का ही है कि जो मिट्टी है उसको हम एक अच्छा जगह डंप करें, और जो माइनिंग होने के बाद जब हम बैक फिलिंग करते हैं, जब उसमें हम फिर दोबारा मिट्टी भर देते हैं तो उसको फिर जैसे तैसे भर दें, लेकिन जो ऊपर का लेयर है सरफेस है उसमें हम लोग टॉप सॉइल डालें। टॉप सॉइल डालें ताकि जब हमको प्लांटेशन का काम हो तो प्लांटेशन में थोड़ा शुरुआत किया जाता है ग्रास से, हर्ब से, श्रब से। वो जब सेटल हो जाता है तब हम लोग प्लांटेशन का काम करेंगे तो बायोमास होगा और सॉइल धीरे धीरे फर्टाइल हो जाता है। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश किया है कि डेवलपमेंट, आप मोबाइल छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब आदत हो गया, हैबिट हो गया। बिजली के बिना रह सकते हैं, रह सकते हैं। कोरोना में तो दिखा दिया ना जी कि बिना बाहर निकले भी हम लोग सर्वाइव। उसके पहले क्या होता था कि नहीं, बिना हम शर्मा जी का चाय पिए तो हम रह ही नहीं सकते हैं, फलाना गुमटी में बाल कटाए रहे, लेकिन दिखा दिया कि आपको रहना है। लेकिन विकास भी जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल विकास की आवश्यकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, कि हमको माइनिंग भी हो और उसमें जितना डिस्ट्रॉय हुआ फॉरेस्ट वो धीरे धीरे, इतना जल्दी संभव नहीं है, कीजिएगा आप, लेकिन इसको आगे फ्यूचर में हम लोग का जनरेशन इसको ये करेगा। क्यों कि जो ट्री हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस ट्री को बनने में कम से कम 50 से 100 साल लगेगा। ठीक है। भाई तसर क्या होता है उसका भी लाइफ साइकिल आप देख लीजिए। तसर का लाइफ साइकिल देखिए, जो उसको कोकून बोलते हैं और जो बटरफ्लाई उसको मॉथ बोलते हैं। और ये अपना लाइफ साइकिल ये आपका 2 वृक्ष में होता है, अर्जुन और आसन, और एक दूसरा होता है लेगस्ट्रोमिया परविफ्लोरा, ठीक है, जिसको प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो क्या है कि उसमें इंसेक्ट छोड़ा जाता है और इंसेक्ट छोड़ने के बाद वो इस टाइप का हैंग होके देखिए कोकून बन जाता है, अंडे की तरह का कोकून बन जाता है। और कोकून को फिर इसके अंदर इंसेक्ट है, इसको फिर रीलिंग किया जाता है, धागा बनाया जाता है। धागा देखिए ओरिजिनल धागा वैसे बनता है, और फिर धागे से जो कपड़े बनाने का प्रोसेसिंग, ये सब मशीन उशीन दिखाने का कोशिश किया गया है, कैसे वॉशिंग होता है, ये होता है। तो एक अंतर यही है कि गौर कर लीजिएगा, और आप लोग को इस लाइन में जानना चाहिए कि तसर हमेशा फील्ड में होता है, अर्जुन आसन और लेगस्ट्रोमिया परविफ्लोरा के ट्री में। उसको भी प्रून करते हैं, उसमें इंसेक्ट छोड़ा जाता है, जो इंसेक्ट है अपना लाइफ साइकिल पूरा करके। लेकिन जो सिल्क होता है, मूंगा सिल्क हुआ, गोल्डन सिल्क हुआ, वो हमेशा घर के अंदर पैदा होता है। घर के अंदर एक टोकरी रहता है जिसको चंद्रिका बोलते हैं, उसमें सहतूत के पत्ते को खिला खिला कर इतने छोटे छोटे इंसेक्ट को बड़ा किया जाता है, और फिर वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके वो टोकरी का बताएंगे कभी एक क्लास लेने का मौका। लाइटनिंग से दिखाया गया है अजगर कैसे क्रॉस कर रहा है। इन लोगों को ले जाए, उन लोगों को घुमा दे, नहीं उन लोगों को घुमा दे, घुमा के थोड़ा सा हम वहाँ तक पहुँच पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को ही नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो कॉमन है, सबसे पहला जो कॉमन शीशम है उसका पॉड ऐसे होता है, बाद में देख लीजिएगा आप लोग, पॉड ऐसा होता है, 2-4 सीड रहेगा, ठीक है। डलबर्जिया लैटिफोलिया इससे थोड़ा मोटा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सीड रहेगा, बहुत होगा तो रेयर में 3। और डलबर्जिया लैंसियोलेरिया जो बोल रहे हैं उसका ऐसा शेप रहेगा, मैक्सिमम में 1 रहेगा, बहुत मतलब कि 100 में से 10 में से ज़्यादा 2 होगा, और ये पॉइंटेड होगा। बॉम्बे सिबा है जिसका फ्लावर रेड होता है, पॉट 4 से 6 इंच से बड़ा नहीं होगा, और उसके अंदर जो फ्लॉसेस होगा उसकी क्वालिटी सिबा पेंट्रेटा से बहुत अच्छा होगा।
अगर वो मार्केट में 500 रुपये बिक रहा है तो ये 300 साढ़े 300 रुपये बिकेगा, ठीक है। फ्लावर इसका वाइट होगा, उसका पॉट हमेशा सिंगल होगा, ब्रांच में जब होगा एक ही रहेगा, लेकिन एक ग्रुप में होता है। अगर आप लोग समझते हैं झारखंड बिहार का लोग, नेनुआ तो सब समझता होगा, तो सफ़ेद सेमल का पॉट नेनुए की तरह होता है। और मेरा बहुत स्टाफ लोग कोई 4 कोई 6 या करके सीजन में तकिया बना के एंजॉय कर रहे हैं। वो है प्री मैच्योर, थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेना पड़ता है, या अपने से गिरता है तो तुरंत उसको निकाल के यूज़ करता है, ठीक है। हम बात मैंने एक नंबर का टिम्बर क्वालिटी का स्पेसिस है और झारखंड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये भी ये बताइए आप लोग क्या है, ये वाला बताइए। चलिए, ये है टूना सिलियाटा। अगर आप नैनीताल जाइएगा तो जितना भी बोट मिलेगा आपको झील में, नैनीताल का नाम इसलिए ले रहे हैं कि नैनीताल को झीलों का शहर बोला जाता है, और वहाँ पर जितना भी बोट मिलता है सब इसी लकड़ी के बनता है, और इसकी लकड़ी रेडिश होता है, ठीक है। उसके नीचे आपको काला बासक, कृष्णा बासक बोलते हैं, फ्लोगोकांथस थैलासिबोर्निस, और इसकी पत्ती का बाकस या बासक जो भी दोनों बोलते हैं। इसका काम ग्रामीण लोग इसके पत्ते को बॉयल करके सर्दी खांसी में इस्तेमाल करता है। अंतर यही है कि इसका इन्फ्लोरेसेंस होगा आपका सैफरन कलर का, जो हम लोग केसर खाते हैं ना उसके कलर का होगा, और इसका इन्फ्लोरेसेंस लगभग 1 फीट होगा। जैसे कि वहाँ पर देखिए फ्लावर आ गया, ठीक है। लेकिन इसी का जो दूसरा स्पीसीज है जिसको बोलते हैं एजाथ्रोडा वासिका, उसका फ्लावर वाइट होगा और पौधा इससे थोड़ा छोटा होगा, आगे हम दिखाएंगे। पीछे पार्क वगैरह में उसका प्लांटेशन किया, उसका बॉटल ब्रास इसलिए बोला जाता है, उसका सेब बॉटल ब्रास है। उसका कोई नाम बता दी तो समझ जाएंगे कि आप लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं। आगे वाला सेमल सेब है। और दूसरा चीज है कि साल का एसोसिएट ट्री है, और आंखों का तारा इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो लीची जैसे इतना बड़ा बड़ा फ्रूट होगा, वो जब पकेगा तो हम लोग को खुली आंख की तरह दिखता है, इसलिए उसको आंखों का तारा बोलते हैं। ट्राइकिलिया कैनारॉइड्स, CANNROI, इसको लोकल नेम तो वही बोल रहा है, आंखों का तारा। हाँ, ट्राइकिलिया कैनारॉइड्स। एग्रीकल्चर कॉलेज उधर जाइएगा तो पूरा भरा हुआ है। ये है मरखानिया लुटिया, मरखानिया लुटिया। इसका हिंदी नाम मत पूछिएगा, हमको नहीं पता है, बहुत कोशिश किया अभी तक हमको। मरखानिया लुटिया, इसमें ये है आपका साइकस रेवुलाटा, साइकस रेवुलाटा, और नीचे वाला है जरबेरा। इसमें से जो हम लोग का अभी कट फ्लावर का हम लोग मिलता है ना, जहाँ जहाँ फूल बिकता है, तो देखिएगा ये रेड कलर का होता है। और इसका एक स्पेशल खासियत है कि इसका बर्ड ज़मीन के अंदर से निकलता है। ये जो इसका बर्ड है ना, ज़्यादातर फ्लावर क्या होता है हमको ब्रांच में मिलता है, लेकिन इसका बर्ड नीचे से निकलता है, इधर से निकलेगा और फिर ऊपर इसका। हाँ, और ये है आपका नाम इसका है जरबेरा। क्या नाम बोले सर? जरबेरा। साइकस रेवुलाटा। वो देखिए वो बीच वाला पेड़ जो है सराका अशोका वही है। मेरे पास अशोका का 3 वैरायटी है। एक अशोका जिसको पॉलियंथिया लॉन्गिफोलिया बोलते हैं, एक साइकस रेवुलाटा, यह स्पेथोडियम कैंपुनेलाटा। उसके बाद में स्क्रीन आदि किसी मिला लीजिए, उससे पकड़ा जाए। और ये देखिए ये पाम जो है, इसको फिस्टेल पाम बोलते हैं। इसको गौर से देखिए, इसकी पत्ती मछली की पूंछ की तरह है, ठीक है। देखिए इसको फाउंटेन ट्री इसलिए बोला जाता है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ठीक है, ये इसलिए इसको फाउंटेन ट्री बोलते हैं। और इसका और इसमें एक चीज खाली ध्यान देना है कि फुल्ली मैच्योर्ड बर्ड में नहीं होगा, क्योंकि उसमें पिटल्स डेवलप हो जाता है। तो पिटल्स डेवलप हो जाए तो वाटर खत्म हो जाता है। जो होगा थोड़ा प्री मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको फाउंटेन ट्री। और इसका फ्लावर जो है, इसका फ्लावर ऐसा कप शेप होगा जो कि शीत जम जाता है, तो जहाँ पर हमिंग बर्ड रहती है वो उससे पानी पीती है। ये सराका अशोका, ठीक है। वो है, उसको लक्ष्मी करू बोलते हैं। मेरा हाथ देखते जाइए, उसका नाम है लक्ष्मी करू। इसका मेडिसिनल है कि फुल्ली मैच्योर्ड होगा,
का दवा बनता है ना, इसी का फ्लावर वाला इस सब से बनता है। ठीक, और 50 का भी। ये लक्ष्मी तरू है, इसका नाम है सीमा रूबा ग्लाउका, सीमा रूबा ग्लाउका। ठीक है, अरे उतना नहीं, ये वाला। हाँ, और जो तीसरा जो शीशम की बात कर रहे हैं ना, जब इधर आ गए तो देख लीजिए, हमको उधर जाना था, वो देखिए वही जिसमें पॉट लगा है वही तीसरा शीशम। दोस्तों नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे का ऐसा ही वीडियो को बनाते रहें। इस पर मोटिवेशन आपका वीडियोस के लाइक से, शेयर से और सब्सक्रिप्शन से ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, और आपका भी मानना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार हमारा YouTube चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाएगा। धन्यवाद।